जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैप की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमारे लगभग 19 या 20 पार्ट हो गए हैं, मुझे ध्यान नहीं है। तो हम आगे के पार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग जो भारत पे जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं उनके बारे में जानेंगे, समय रेखा पर स्थित राज्य हैं उनके बारे में जानेंगे, और जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में। जब मैंने मैप का फर्स्ट जो पार्ट बनाया था तो मैंने उसमें आपको समझाया था, लेकिन आज मैं फिर आपको समझाता हूं और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। चलिए पहले भारत का एक नक्शा बना लेते हैं। तो ये कुछ भारत का नक्शा मैं बना दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा हो सकता है कि ठीक नहीं बने, पर काम चला लीजिएगा। ठीक है, तो ये भारत का नक्शा हो गया, और इसके बीचों बीच से ये क्या है, क्या जाती है, ये कर्क रेखा जाती है। कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। इस पे स्थित 8 राज्य हैं। आपने हमेशा इन 8 राज्यों को एक ट्रिक के रूप में याद रखा होगा, मित्र पर गमछा झाड़। क्या रखा होगा? मित्र पर गमछा झाड़। तो म से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा झाड़, और ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, मित्र पर गमछा झाड़, झ से झारखंड। ठीक है, हो गए। तो आपने कुछ इस तरीके से याद रखा था, लेकिन जब भी यूपीएससी या बीपीएससी पूछती है वो आपसे ऐसे पूछेगी नहीं कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, वो इस तरीके से पूछेगी कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं, पश्चिम से पूर्व राज्यों को सजाएं, पश्चिम से पूर्व राज्यों को सजाएं। तो देखिए, अगर आपने मेरे मैप के सारे जितने भी मैप का जो पार्ट है अगर फॉलो किए तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एरिया पड़ रहा था, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? गुजरात। ये क्या है? गुजरात। तो सबसे पहले पश्चिम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा? गुजरात। यहाँ पे है राजस्थान, ये वाला जो हिस्सा है ये राजस्थान। इसका छोटा सा हिस्सा आप कर्क रेखा पे लगता है, ये जो है ना, इसका छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा कर्क रेखा पे लगता है। तो गुजरात के बाद कौन सा हो गया? राजस्थान। गुजरात के बाद कौन सा हो गया? राजस्थान। गुजरात के बाद राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान। राजस्थान के बाद इधर है आपका एमपी। क्या है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से ही कटा क्या? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से क्या कट गया? छत्तीसगढ़। तो इधर क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। सीजी लिख दे रहा हूँ। तो इधर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। इधर आपका बिहार है, बिहार से ही कटा था झारखंड, तो इधर लग जाता है झारखंड। तो कौन सा हो गया? एक झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। कितने राज्य हो गए? देखिए 1 2 3 4 5। पश्चिम से स्टार्ट कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इधर आपका आ गया क्या? पश्चिम बंगाल। क्या आ गया? पश्चिम बंगाल, पीबी, पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। और इधर आपका हो गया त्रिपुरा। इधर जैसे ये जो है इस तरीके से नहीं, मतलब ये बीचों बीच जाता है, इधर त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा। और उसके बाद क्या क्या हो गया? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये क्या हो गए? 8 राज्य हो गए। किस पे? कर्क रेखा पर स्थित। इसी तरह से आपके 5 राज्य जो हैं वो समय रेखा पर स्थित है। तो समय रेखा भी बीचों बीच से आती है, वो कुछ इस तरीके से जाते हैं, ये जो है वो कुछ इस तरीके से जाती है समय रेखा। तो समय रेखा पे कितने राज्य स्थित हैं? समय रेखा पर 5 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य स्थित है? 5 राज्य। सबसे ऊपर है क्या? यूपी। सबसे ऊपर कौन सा राज्य स्थित है? यूपी। सबसे ऊपर कौन सा राज्य स्थित है? यूपी। गलत हो गया है, 1 मिनट, मैं इसको मिटाता हूँ। ये देखिए, ये नाम हो सकते हैं कि ऊपर नीचे इधर उधर हो गए, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, अब इसी तरह से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? समय रेखा गुजरती है। तो जो सबसे ऊपर है वो है क्या है? यूपी।
यूपी के बाद ये रेखा गुजरती है किससे, एमपी से। एमपी के बाद एमपी से ही कटा है क्या, छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ से। उसके बाद उसी के नीचे गुजरती है ये उड़ीसा से, और उड़ीसा के बाद ये गुजरती है एपी से, आंध्र प्रदेश से। तो किन 5 राज्यों से गुजरती है समय रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पे, आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से 5 राज्य हो गए समय रेखा पे स्थित, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब चलिए हम जानते हैं अब भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। क्या जानते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति। अगर हम इसको बांटेंगे तो भारत में देखिए क्या क्या एरिया है। अगर हम भौगोलिक स्थिति के रूप में बांटते हैं तो नंबर 1 पर्वत, पर्वत, नंबर 2 पहाड़, पहाड़, नंबर 3 पठार, और नंबर 4 आपका मैदान। क्या हो गए, पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। पर्वत जो है आपके लगभग 10% है। कितने हैं, 10%। पहाड़ लगभग 20%। पहाड़ कितने हो गए, 20%। पठार आपके लगभग कितने हो गए, 23%, 37%। कितने, 37%, 27%, 27%। और मैदान हो गए कितने, 43%। मैदान कितने हैं, लगभग 43%। देखिए 43, 7, 50, 70, 20, 90, 10, 100। तो पर्वत कितने हैं, 10%, पहाड़ 20%, पठार 27% और मैदान 43%। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, पठार होगा, मैदान नहीं होगा। क्यों, इसका रीजन समझिए। देखिए ये सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है। मैदान क्या होगा, सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र। जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए मैदान है, इस तरीके से कुछ मैदान है। तो भारत में क्या है, मैदान जैसे कहीं कहीं पे ज़्यादा है, फिर कहीं पे कम है, फिर कहीं पे कम है, फिर कहीं ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैदान, जैसे राजस्थान का एरिया देखिए जो बिल्कुल रेगिस्तान एरिया है, तो मैदानी क्षेत्र ना वो, तो रेगिस्तान एरिया, तो वहाँ कितना है, फिर कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है कि बटा हुआ है, विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, सबसे बड़ा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैदान। लेकिन पठार जो है वो क्या होते हैं, वो एक साथ होते हैं। तो सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र हो गया सबसे बड़ा, वो क्या हो गया, पठार हो गया। वो क्या हो गया, पठार हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक स्थिति में पर्वत 10%, पहाड़ 20%, पठार 27% और मैदान 43%। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पठार और सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। अब हम जानते हैं हिमालय के बारे में। देखिए अब हिमालय के बारे में समझिए। हिमालय, जहाँ पर अभी हिमालय है वहाँ पर पहले टेथिस सागर नामक टेथिस सागर था। जहाँ पे अभी क्या है, हिमालय है, वहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी थी, ये देखिए ये हमारी जो पृथ्वी थी ये 2 भागों में बटी हुई थी। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इसके बीचों बीच था क्या, टेथिस सागर। इसके बीचों बीच क्या था, टेथिस सागर। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। इसको आप यूरोपियन प्लेट भी कह सकते हैं और इसको इंडियन प्लेट। इस वाले हिस्से को क्या कहा जा सकता है, यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, और नीचे वाले हिस्से को इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो जो हमारी पृथ्वी थी, ये कौन से युग की बात है, ट्रेसियर युग की बात है। कौन से युग की, ट्रेसियर युग की बात है। ट्रेसियर युग में हमारी पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या था, टेथिस सागर था। ये क्या था, टेथिस
सागर, ये क्या था, टेथिस सागर था। अब क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। क्या होने लगा, गोंडवाना लैंड धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और ऊपर जब जा रहा था, देखिए जब ये ऊपर की तरफ खसकते जाएगा तो जाहिर सी बात है ये अंगारा लैंड की ओर बढ़ रहा है, और ये जब बढ़ रहा है तो ये जो सागर की ओर बढ़ रहा है, टेथिस सागर की ओर। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये टेथिस सागर को मतलब उसको दबाते जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, पानी जो है इसका चारों तरफ छितर बितर गया, मतलब वहां से हट गया। अब अंगारा लैंड की ये गोंडवाना जो लैंड है ये अंगारा लैंड को धकेलने लगा। क्या करने लगा, ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड को धकेलने लगा। तो जब ये उस पर प्रेशर मार रहा है तो वो भी इस पर प्रेशर मारेगा, तो दोनों क्या होने लगे, रगड़ खाने लगे। दोनों क्या होने लगे, रगड़ खाने लगे। अब पृथ्वी जो है, अब समझिए इसको, गोंडवाना लैंड जब अंगारा लैंड को मतलब धक्का मारने लगी तो पृथ्वी बोल पड़ी, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो दोनों शांत हो जाते। अब ये ऐसे ही 8-10 साल शांत रहते, फिर दोनों टकराने लगते, फिर दोनों टकरा, फिर पृथ्वी बोलती अरे फिर से, ये फिर शांत हो जाते। फिर 8-10 साल बाद फिर ये टकराने लगते। एक दिन क्या हुआ, पृथ्वी को गुस्सा आ गया, बोले तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तो टकराने के स्वरूप इसने अपने आप को ऊपर की ओर उठा लिया। तो ऊपर की ओर उठाने के कारण अंगारा लैंड इस तरफ, गोंडवाना लैंड इस तरफ हो गया। बीच में निकल गया हिमालय। उसी टेथिस सागर पे क्या निकल गया, हिमालय निकल गया। यही गोंडवाना लैंड धीरे धीरे जाके देख वो क्या हो गया, इंडिया जो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसका रूप लेते लेते वो इंडिया में बदल गया था, यही गोंडवाना लैंड। तो इंडिया का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है मतलब किस पृथ्वी के कौन से एरिया का हिस्सा था, तो वो क्या था, गोंडवाना लैंड। ये कौन से प्लेट कहलाती है, यूरोपियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट। तो ये क्या हुआ अब कि दोनों टकराने के कारण क्या निकल गया, हिमालय निकल गया। क्या निकल गया, हिमालय पर्वत निकल गया। अब देखिए हिमालय पर्वत जो है वो क्या था, जब वो निकला, देखिए जब भी आप ऊंचाई पे जाते हैं तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका जो तापमान है वो -1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना मतलब 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो ये जो था ये मतलब बहुत ऊपर उठ चुका था। कितना, ये बहुत ऊपर उठ चुका था। मान लीजिए अगर ये 165 मीटर उठता तो कितने डिग्री सेल्सियस कम होता, 1 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 10 गुना उठता तो कितना होता, 1650। तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, इसको 5 गुना और उठाइएगा तो ये लगभग हो जाएगा 8350, मतलब जो मोटा मोटी 8500 के करीब, 8850। तो ये 50, तो -50 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान हो जाएगा। तो जो हमारी जो हिमालय की ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 8850 मीटर। वो कितनी है, 8850। और हिमालय जो पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो घटते बढ़ते रहती है। वो क्या होती है, घटते बढ़ते रहती है। तो 8850, वहाँ का तापमान कितना हो गया, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा जो मतलब ठंड का जो सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, कहाँ पर है, हिमालय पर। सियाचिन कहाँ पे, वहाँ का तापमान भी मैंने बताया था कितना था, -50 डिग्री सेल्सियस। तो अब सोचिए जो चीज़ -50 डिग्री सेल्सियस पर है वहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगी। तो हिमालय जब उठा तो वहाँ के चारों तरफ क्या हो गया, बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई, बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। अब देखिए धीरे धीरे ट्रेसेरियर युग बीत गया, फिर और युग आने लगे, जैसे क्रिटेशियर युग आया, फिर कैस्पियन युग आया। इस तरह से युग आते आते बहुत सारे युग बीतते चले गए। फिर आदि मानव, मतलब मानव का मतलब इस पृथ्वी पर मानव हुए। मानव जो पहले थे वो क्या थे, आदि मानव थे। वो क्या थे, आदि मानव थे। उन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्हें मानव सभ्यता आई, उन्होंने सभ्यता का ज्ञान हुआ, पढ़ने लिखने के बाद वो जब मतलब हर तरह का ज्ञान हुआ तो फिर वो कहाँ गए, हिमालय पर गए। हिमालय पर जब इंसान पहुंचा तो उसने देखा कि मतलब उसने बोला कि ये कितना बड़ा पहाड़ है। तो उसने बोला ये नहीं, पहाड़ नहीं है, चारों तरफ देखा बर्फ़ जमी हुई है। तो क्या बोला, ये बर्फ़ का घर है। क्या है, बर्फ़ का घर है। क्या बोला, ये बर्फ़ का घर है। तो क्या है, बर्फ़ का घर है। बर्फ़ को क्या बोलते हैं, हिम। क्या बोलते हैं, हिम। और घर को क्या बोलते हैं, आल्य। घर को क्या बोलते हैं, आल्य। तो इसको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय। इसका संधि विच्छेद है हिम प्लस आल्य, इसको जोड़ दिए तो क्या हो गया, हिमालय। तो
अब उस बर्फ़ के घर को क्या कह दिया गया? हिमालय। तो इसका नाम क्या रखा गया? हिमालय हो गया। कि इसका नाम क्या रखा गया? हिमालय। अब देखिए यहीं पे इंसान हिमालय जो है, हिमालय हो तो गया, लेकिन हिमालय को भी 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग थे वो? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब समझिए, देखिए ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए जब ये यहाँ पे क्या था, जैसे जब मैंने भारत का नक्शा बनाया, ये जो है ये हिस्सा आपका नेपाल का एरिया था, ठीक है। और यहीं ये जो है ये हिमालय है। ये क्या है? हिमालय है, जो इधर असम से होते हुए इधर मैंने बताया था अंडमान निकोबार जब पढ़ा रहा था तो वहाँ तक टच करता है। चूँकि पानी हो जाने के कारण क्या हुआ, हिमालय कुछ भाग छुप गया, अंडमान निकोबार उस पर मतलब उठा हुआ नजर आया। तो देखिए ये कौन सा हिस्सा था? ये वाला हिस्सा, ये नेपाल का, ठीक है। अब देखिए हिमालय जो पर्वत होगा वो कुछ इस तरह से होगा, या इस तरीके से बना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, अब इसको जब 4 भागों में बांटा गया तो उधर का जो एरिया है वो तो चीन की तरफ हो गया। तो जो चीन वाला एरिया है वो कहलाया ट्रांस हिमालय। क्या कहलाया? ट्रांस हिमालय। और वो क्या कहलाया? ट्रांस हिमालय। और हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा था वो क्या कहलाया? बृहत हिमालय। ये जैसे ये जो हिमालय पर्वत है, इसके उस तरफ का, देखिए हम भारत में तो हमको तो इधर का हिस्सा दिखाई देगा, उधर का हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा। तो वो क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। उधर जो चाइना की तरफ दिख रहा है वो क्या हो गया? उसी तरफ में आपका कश्मीर भी है, उसी तरफ कश्मीर भी है, उस तरफ से। तो उधर का हिस्सा क्या कहलाया? ट्रांस हिमालय। जैसे अगर इस बोर्ड को अगर मैं यहाँ पे ला के रख दूँ, ये कैमरे के इस पार इस तरफ, तो देखिए इधर वाला हिस्सा तो आपको दिखाई देगा। अगर मैं बोर्ड के पीछे चले जाऊँ तो पीछे वाला हिस्सा तो मेरे को दिखाई देगा ना, आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरह ये पहाड़ हो गया, उस तरफ का हिस्सा जो है वो ट्रांस हिमालय हुआ। और इधर का भारत की तरफ का हिस्सा हम जो देख सकते थे, तो भारत की तरफ से हम 3 हिस्से देख पाते थे। कैसे? ऊपर का बृहत हिमालय, बीच का मध्य हिमालय, ये दोनों के लिए है। उधर के भी लोग मध्य हिमालय को देख सकते हैं, हम लोग भी मध्य हिमालय को देख सकते हैं। और एक नीचे शिवालिक। क्या हो गया? शिवालिक। वही जो नेपाल से सट के जाते हैं वो क्या हो गया? शिवालिक। तो उस तरफ ट्रांस हिमालय, ऊपर बृहत हिमालय, और नीचे बीच में मध्य हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक, सबसे नीचे शिवालिक। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय पे ही आपका क्या है? मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये सभी पर्वत कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय पे। शंकर जी जो बैठते थे वो कहाँ बैठते थे? कैलाश पर्वत पे। वो कहाँ था? ट्रांस हिमालय पे। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आपके अधिकतर भक्त तो भारत में रहते हैं, आप बैठे हैं ट्रांस हिमालय पे, तो कैसे होगा? तो यहाँ मत बैठिए, चलिए दूसरी जगह पे। तो ये क्या हुआ? आए बृहत हिमालय पे। तो पार्वती जी बोल रहे, फिर प्रभु आप मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी दूर चढ़ के अगर मान लीजिए कोई आने की कोशिश भी करता है, वो आप तक पहुँच पाएगा? वो तो मर जाएगा। तो क्या किया जाए? तो बोलते ठीक है मध्य हिमालय पर चलते हैं। तो क्या हुआ? वो मध्य हिमालय पे आए। बोले प्रभु क्या कर रहे हैं आप? मध्य हिमालय पे नहीं, शिवालिक पे चलिए। तो वो कहाँ आ गए? शिवालिक पे आ गए। कहाँ आ गए? शिवालिक पे। तो वो जो शंकर भगवान है वो कहाँ पे है? कहाँ पे आए? शिवालिक पे आए। उस तरफ का हिस्सा ट्रांस हिमालय, ऊपर वाला हिस्सा बृहत हिमालय, बीच वाला हिस्सा मध्य हिमालय, और नीचे वाला हिस्सा शिवालिक। अब देखिए ये तो नाम रख दिया, लेकिन जो आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है बांटने का। अब मान लीजिए देखिए एक केक है, जैसे ये केक है, ठीक है, ये केक बनाया गया, ठीक है। तो केक का जो ये वाला जो सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, वो पाव होता है। क्या होता है? पाव। जो पाव रोटी आप जानते होंगे, ये पाव होता है। इसके बीच वाले हिस्से पे, इसके जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें आधा पाव आधा क्रीम होता है। इसमें क्या होता है? 50% पाव 50% क्रीम होती है। और इसके ऊपर जो है,
ये जो है इसमें 70% क्रीम होती है। इसमें क्या होता है, 70% क्रीम होती है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें 100% क्रीम होती है। उसमें क्या होती है, 100% क्रीम होती है। अब मान लीजिए कि ऊपर वाले हिस्से को काट के ऐसे, जब आप केक काटते हैं, जब बर्थडे मनाते हैं, केक कैसे काटते हैं, ऐसे करके काटते हैं ना। जैसे चाकू यहाँ पे रखा तो ये केक ऐसे कटा, कुछ इस तरीके से आपने काट दिया। अगर लेकिन हम कहें कि नहीं ऐसे नहीं काटना, आप ऊपर से ऐसे ऐसे काटिए, इस तरीके से काटिए, तो देखिए जिसको ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा तो उसका तो पेट खराब, ठीक है। और जिसको नीचे वाला हिस्सा मिलेगा तो कहेगा कि बताइए हमको केक के नाम पे क्या दे दिया, रोटी खाने को दे दिया। तो सोचिए, तो इस तरीके से केक को, मतलब इस तरीके से अगर बांटा जाए तो इसी तरीके से उसने हिमालय को बांट दिया। देखिए कुछ इस तरीके से, ये बृहत हो गया, ये मध्य हो गया, ये शिवालिक हो गया, और उस तरफ का हिस्सा क्या हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। तो उसने कहा कि नहीं, हम इस तरह से नहीं बांटेंगे। तो इसको बांटा किस तरीके से गया, कुछ इस तरीके से बांटा गया। देखिए एक ये इस तरीके से, ये फिर ये और ये कुछ इस तरीके से बांटा गया। तो ये वाला जो हिस्सा कहलाया, ये कहलाया पंजाब हिमालय। क्या कहलाया, पंजाब हिमालय। और ये वाला हिस्सा जो कहलाया, ये कहलाया कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये वाला हिस्सा कहलाया नेपाल हिमालय। क्या कहलाया, नेपाल हिमालय। और ये वाला हिस्सा कहलाया असम हिमालय। क्या कहलाया, असम हिमालय। तो क्या कहलाया, ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। अब देखिए ये हो गया, देखिए देखिए ये हो गया पंजाब, कुमायूं हो गया। तो देखिए इधर ट्रांस हिमालय। देखिए अब इसको कैसे बांटा गया, ट्रांस और बृहत के बीच का हिस्सा कहलाया, वो कहलाया सचर जोन। ट्रांस और बृहत का हिस्सा क्या कहलाया, सचर जोन। बृहत और मध्य का जो हिस्सा कहलाया, वो क्या कहलाया, बृहत और मध्य। देखिए बृहत और मध्य के बीच का हिस्सा, जैसे मध्य है तो सेंट्रल थ्रस्ट, क्या कहलाया, सेंट्रल थ्रस्ट कहलाया। और बृहत और शिवालिक के बीच का हिस्सा कहलाया बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहलाया, बाउंड्री फॉल्ट। बृहत सीमांत दरार, क्या कहलाया, बृहत सीमांत दरार। तो क्या हुआ, ट्रांस और बृहत के बीच का हिस्सा क्या कहलाया, सचर जोन। ट्रांस और बृहत का हिस्सा सचर जोन। बृहत और मध्य का हिस्सा क्या कहलाया, सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहलाया, सेंट्रल थ्रस्ट। और बृहत और शिवालिक के बीच का हिस्सा क्या कहलाया, बाउंड्री फॉल्ट, मतलब बृहत सीमांत दरार, बृहत सीमांत दरार। तो ये हमने हिमालय को कितने भाग में बांटा, 4 भाग में। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया, देखिए जैसे हिमालय को अगर ये 4 भाग में बांटते हैं, देखिए ये 4 भाग में बटा हुआ था। ये क्या था, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। नेपाल और असम। ये ट्रांस हिमालय ऊपर का भाग, मतलब उस तरफ का भाग। उसके बाद बृहत, उसके बाद मध्य और उसके बाद शिवालिक। उसके बाद क्या है, शिवालिक। ट्रांस, बृहत, मध्य और शिवालिक। तो ट्रांस और बृहत के मध्य का हिस्सा, ट्रांस और बृहत को किस में बांटा गया, सचर जोन में। बृहत और मध्य को सेंट्रल थ्रस्ट और मध्य और शिवालिक को किस में, बाउंड्री फॉल्ट। किस में, बाउंड्री फॉल्ट में। देखिए इनको नदियों के आधार पर जब बांटा गया तो इधर देखिए, इधर है सिंधु नदी,
सिंधु और सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच का हिस्सा क्या कहलाया? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच का हिस्सा क्या कहलाया? पंजाब हिमालय। सतलज और काली, सतलज और काली के बीच का हिस्सा कहलाया कुमायूं। सतलज और काली के बीच का हिस्सा क्या कहलाया? कुमायूं। काली और तिस्ता, काली और तिस्ता, तो काली और तिस्ता के बीच का हिस्सा कहलाया नेपाल हिमालय। क्या कहलाया? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ये हो गया दिहांग। क्या हो गया? दिहांग। तो तिस्ता और दिहांग के बीच का हिस्सा क्या कहलाया? नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग के बीच का हिस्सा नेपाल हिमालय। तो इसको हिमालय को नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया? सिंधु और सतलज के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच का हिस्सा कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच का हिस्सा नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच का हिस्सा क्या कहलाया? असम हिमालय कहलाया। तो आपको अभी ये भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चला, किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, किस तरीके से हिमालय को बांटा गया, और क्या कहते हैं उसका जो नामकरण किस तरीके से हुआ, नदियों के आधार पर हिमालय को कैसे बांटा गया। तो ये क्या थी? भौगोलिक स्थिति थी। अब हम जानते हैं इसकी थोड़ी सी जलवायु के बारे में। अब देखिए, जलवायु के समझने से पहले आपको मौसम के बारे में समझना होगा। देखिए, मौसम क्या होता है? जो दैनिक परिवर्तन होता है, जो रोज का परिवर्तन होता है, रोज के परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? मतलब वायुमंडल में जो रोज का परिवर्तन होता है, वायुमंडल, पृथ्वी पे जो वायुमंडल है उस पर रोज का परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो देखिए, आप एक काम कीजिए, आप एक डायरी लिखिए, आज के मौसम के बारे में लिखिए, ठीक है। फिर कल जब जो मौसम होगा उसके बारे में लिखिए। ऐसे करते करते पूरे साल लिखिए, ठीक है। और जब पूरे साल लिखिए, अब पूरे इसी तरह करते करते आप कम से कम 30 से 35 साल तक डायरी लिखिए। तो आप देखिएगा क्या कि 30 से 35 साल में आपको मोटा मोटी एक ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा? कि इस महीनों के बीच में लू पड़ती है, मतलब सर्दी आ ही नहीं सकती है। इस महीने के बीच में क्या होता है? लू ही आती है, सर्दी आ ही नहीं सकती है। तो देखिए, 30 से 35 साल के बाद मौसम में जो औसत चेंज आता है, 30 से 35 साल के बाद मौसम में जो औसत चेंज आता है वो क्या कहलाता है? जलवायु परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु कभी नहीं बदलती है। जलवायु क्या होता है? वो कभी नहीं बदलती है, क्योंकि जलवायु अगर बदलेगी तो क्या होगा? वो विनाश की ओर ले जाएगा। किस पे? विनाश की। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु क्या होता है? कभी नहीं बदलती है। अब देखिए, जलवायु के बदलने के करीबन 6 कारण हैं। कितने कारण हैं? 6 कारण हैं। तो उन 6 कारणों के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला क्या है? पहला क्या है? विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा मतलब अक्षांश रेखा, तो विषुवत रेखा से दूरी। देखिए, विषुवत रेखा पर जब आप रहते हैं तो वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती है। तो वहाँ के अधिकतर लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। वहाँ के अधिकतर लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। लेकिन जब आप इससे दूर रहिएगा तो आप मतलब काले से थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब गोरे रहेंगे। तो क्लाइमेट चेंज मतलब जो जलवायु परिवर्तन किसके कारण भी होता है? विषुवत रेखा के कारण होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। देखिए, समुद्र से दूरी। देखिए, आप जो भी जैसे मुंबई जो है वो समुद्र के आसपास, समुद्र के पास में है। तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ क्या होता है कि आपको पूरे साल एक कंबल या चादर ओढ़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ठंडी पड़ती है। लेकिन आप समुद्र से दूर रहिए, समुद्र से दूर रहिए। तो वहाँ पे क्या है, किस महीने में सर्दी होगी ज़्यादा, तो किसी महीने में क्या होगी? गर्मी होगी। वहाँ फिक्स है। लेकिन जहाँ समुद्र के पास का एरिया क्या है, वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है, नहीं मतलब जिस महीने में आप मतलब वो स्वेटर वेटर पहनते हैं, वहाँ उस महीने में भी एक शर्ट या टी शर्ट से काम चल जाता है। बस रात को ही वो चादर ओढ़नी पड़ती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो क्लाइमेट चेंज का दूसरा कारण क्या हो गया? समुद्र से। अब देखिए, तीसरा क्या है? पर्वत की स्थिति।
पर्वत की स्थिति। देखिए पर्वत की स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए जहाँ पर हिमालय पर्वत है, जहाँ पर हिमालय पर्वत है उस तरफ चीन, और भारत के मतलब ये जो भारत है, ये भारत के इधर चीन, और उससे ऊपर है यूरोप मतलब रूस। तो देखिए रूस से जो है -60 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवाएं चलती हैं, -60 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवाएं चलती है, और बीच में क्या है, हिमालय है, बीच में क्या है, हिमालय है। तो वो हवा जो है, उस हवा को कौन रोक के रखता है, हिमालय पर्वत। आप देखिएगा वहाँ वो जो हवाएं हैं, वहाँ देखिए कश्मीर में, देखिए कश्मीर ट्रांस हिमालय पे है, तो उस एरिया में देखिए कितनी ठंड पड़ती है। लेकिन आप इधर देखिए बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, वहाँ ठंड इतनी नहीं पड़ती जितनी कश्मीर में पड़ती है। ठंड पड़ती है लेकिन उसे अगर मान लीजिए वो हिमालय पर्वत आप 5 मिनट के लिए वहाँ से हटा दीजिए, जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ से 5 मिनट के लिए वो हटा दीजिए, वो जो ठंडी हवा है वो कहाँ से एंटर कर जाएंगी, भारत के अंदर एंटर कर जाएंगी। कोई दुख सोचिए कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया। उसके बाद बताइए उतने जो -60 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा है उससे हड्डियाँ तक गल जाती हैं, तो कोई आदमी जिंदा रहेगा। तो यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज होने का मतलब है कि बहुत बड़ी तबाही, ठीक है। और चौथा कारण है ऊंचाई। चौथा कारण क्या है, ऊंचाई। अभी मैंने बताया था आपको, हर 165 मीटर जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस घटते जाता है। आप जब हिमालय पर्वत पे जाइएगा 8850 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब इसका 165 का 10 गुना कीजिए, 1650, उसका फिर 5 गुना कीजिए। तो जब आप 8850 मीटर की ऊंचाई पे जाइएगा, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए राजस्थान से गए, तो सोचिए राजस्थान में मैदानी एरिया कितनी गर्मी पड़ती है। आप डायरेक्ट चले गए कहाँ, हिमालय पर्वत, वहाँ कितनी, वहाँ पे आप झेल नहीं पाइएगा उस ठंड को। कश्मीर वाले लोगों को क्या असर नहीं होता क्योंकि वो उसके आदी है, उस क्लाइमेट के आदी है। लेकिन यहाँ से जो लोग गए, जैसे महाराष्ट्र से गए या फिर राजस्थान से, गुजरात से, तो वो क्या वो ठंड बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, वो ठंड वहाँ की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया। तो ऊंचाई के कारण भी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। पांचवा क्या है, समुद्र की जलधारा। समुद्र की जलधारा, जलधारा। और छठा क्या है, पवन। पवन जो हवा होती है, पवनों के कारण भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो देखिए जो ऊपर वाले 4 हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी जलवायु परिवर्तन में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन ये 4 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन कितने कारणों से होता है, 6 कारणों से होता है। थोड़ा सा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवमंडल के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो ये समझिए। देखिए बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल रिजर्व, जीवमंडल रिजर्व, जीवमंडल रिजर्व। बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, जीवमंडल रिजर्व। देखिए इसमें जो है मतलब इसमें मनुष्य को जीव जंतु से अलग नहीं किया जाता, उनको साथ में ही रखा जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो मतलब सब मिलके साथ रहते हैं। जैसे देखिए जैसे बकरी है, अब बकरी देखिए रोज मतलब रोज उनकी क्या होती है, मतलब उसको काटा जाता है, लोग खरीदते हैं उसको, तो क्या उसकी संख्या कम हो रही है? नहीं हो रही है। वो आदमियों के बीच में ही रहते हैं। पेड़ पौधे हैं वो भी कहाँ रहते हैं, आदमियों के बीच में ही रहते हैं। तो जीव मंडल में क्या है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप और मनुष्य क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। जीव मंडल में क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इसमें क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में इसमें क्या है कि इसमें मतलब जीव जंतु को रखा जाता है, और वैसे जीव जंतु जो संकटाग्रस्त हो, मतलब जिनके ऊपर संकट आ गया है, उन जीव जंतु कहाँ रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में। इसी का बड़ा रूप होता है क्या, वो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी का बड़ा रूप क्या हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य।
दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें भी संकटाग्रस्त उसको मतलब जीव जंतु को रखा जाता है। इसमें भी बस दोनों में अंतर क्या है, इसमें मानव का प्रवेश वर्जित है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानव का को एंट्री नहीं मिलती। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य है जो बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, तो उनके बीच में क्या होता है, रास्ते भी होते हैं। तो वहाँ उस मतलब बस वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव का प्रवेश तो वर्जित होता है, बस इसलिए कि वो उस रास्ते से इस पार से उस पार जा सके, बस और कुछ नहीं। बाकी इसमें भी संकटाग्रस्त जीव जंतु आते हैं, इसमें भी अब संकटाग्रस्त क्या होते हैं, जिन पे मतलब संकट आ चुका है। जैसे संकट आ चुका है मतलब जैसे क्या है कि जैसे शेर है, अब उस पर क्या है, उनकी जो प्रजाति है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो जो संकटाग्रस्त जैसे एक सींग वाले गेंडे हो गए, गोरैया चिड़ियाँ हो गई, और पहले देखिए गोरैया चिड़ियाँ कितना हुआ करती थी, कितनी चहचहाती थी, अब वो चीज़ वो क्या आपने लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, वो धीरे धीरे कम हो रही है। गिद्धों पे भी आपने ध्यान नहीं दिया, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे किन को रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु को, संकटग्रस्त जीव जंतु को रखा जाता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में भी उन्हीं को रखा जाता है, बस वो थोड़ा विस्तृत रूप है। इसमें जो मानव है वो जा सकते हैं, सिर्फ जाने के क्या वो इस पार से उस पार जा सकते हैं, वो सड़क का यूज करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मानव वर्जित है, इनमें राष्ट्रीय उद्यान में मानव का प्रवेश वर्जित है, वो आ ही नहीं सकते। जीव मंडल में सामान्य जीवों को रखा जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पादप हो, उस सभी तरीके से। देखिए जब जैसे सामान्य जीव क्या होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रूप से उन पे कोई संकट वंकट नहीं है। जब उन पे संकट आ रहा होता है तो उसको कहते हैं संकटापन। क्या कहते हैं, जिस पे संकट आने वाला है उसको क्या कहते हैं, संकटापन। जिस पे संकट आ चुका है वो क्या कहलाते हैं, संकटग्रस्त। जिस पे संकट आ चुका है क्या कहलाते हैं, संकटग्रस्त। और जो अब इस पृथ्वी पर नहीं बचे वो कहलाते हैं विलुप्त। क्या कहलाते हैं, विलुप्त। जैसे कि डायनासोर, वो क्या है, अब इस पृथ्वी पर नहीं है, क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा तो अब देखिए अब आपको समझ में आएगा। जैसे समझिए अभी आप लोग जो हैं क्या है, सामान्य प्राणी हैं। क्या है, सामान्य प्राणी है। अब मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली, मान लीजिए सगाई हो चुकी है, तो अब आप हो गए संकटापन। क्या हो गए, संकटापन। अब आप पे संकट आने वाला है, शादी हो गई, समझ लीजिए आप क्या हो गए, संकटाग्रस्त हो गए। आप क्या हो गए, संकटाग्रस्त। और कुछ समय के बाद आप क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया। अब देखिए जो इसके लिए जो वर्ल्ड लाइफ वालों ने एक अलग से एक किताब मतलब निकाली है, जिसमें संकटाग्रस्त जीव जंतुओं को रखा जाता है, जिसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है, रेड डाटा बुक। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो रेड डाटा बुक का जो लोगो है वो कैसा, मतलब क्या है वो जो लोगो है रेड डाटा बुक का। तो रेड डाटा बुक का लोगो क्या है, पांडा है। क्या है, पांडा। रेड डाटा बुक का लोगो क्या है, पांडा है। तो आपको समझ में आ गया, सामान्य जीव के लिए जीव मंडल रिजर्व, संकटग्रस्त के लिए राष्ट्रीय उद्यान, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्या है, इसका बड़ा रूप है, ये भी संकटग्रस्त। इसमें मानव का प्रवेश वर्जित है, इसमें नहीं आ सकते, इसमें आ सकते हैं, बस वो इस पार से उस पार जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन के ऊपर जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो सबसे ऊपर होता है ऑल नोटिफिकेशन, आप उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।